विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, बेहद भावुक इस मौके पर नजर आए। वाकई में हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है जिस तरीके से आकस्मिक निधन हुआ है अजीत पवार का। विमान हादसे में अजीत पवार की आज सुबह मौत हो गई। और देखिए, दमदार और दिलदार मित्र थे, इन शब्दों के जरिए याद कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को। और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे ये हादसे की खबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया देवेंद्र फडणवीस से, इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी दी। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बताया गया कि परिवार के संपर्क में हैं वो अजीत पवार के, और परिवार भी बारामती पहुंचेगा और उसके बाद कुछ ही देर में बारामती के लिए निकलने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो दूसरे डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे, ये दोनों एक साथ बारामती के लिए निकलेंगे। परिवार के सदस्य कुछ मुंबई में मौजूद थे, कुछ दिल्ली में मौजूद थे, सब महाराष्ट्र बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में जो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार और अजीत पवार की जो बहन है सुप्रिया सुले, ये लोग सब दिल्ली में मौजूद थे। जैसे ये दुखद खबर आई है, ये लोग दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए निकले हैं। वहीं शरद पवार मुंबई में मौजूद थे, वो शरद पवार मुंबई से सड़क के रास्ते पहुंच रहे हैं बारामती। रोहित पवार जो हैं वो बारामती पहुंच गए थे सुबह, और जिस अस्पताल में शव रखा गया था उसी अस्पताल में वो जा रहे थे। बेहद भावुक उनकी तस्वीरें भी आज सामने निकल कर आई हैं। और फिलहाल तो पूरा बारामती इस वक्त गमजदा है। बारामती में आज बंद का आह्वान कर दिया गया है, पूरा बारामती बंद है, सोग मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है, क्योंकि उनके अपने अजीत दादा उनके बीच से चले गए। वही अजीत पवार जो लगातार इसी बारामती की मिट्टी में रचे बसे, वही अजीत पवार जो इस बारामती की मिट्टी की सेवा करते रहे, वही अजीत पवार आज इसी बारामती की मिट्टी में उन्होंने आखिरी सांस ली।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास भोइटे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसीदास भोइटे जी, यूं चले जाना अजीत पवार का, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले आप भी कर रहे थे कि साहब न सिर्फ जो एनसीपी पार्टी है, न सिर्फ जो पवार परिवार है, बल्कि जो महाराष्ट्र सरकार है और खासतौर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वो हमने सुना कैसे देवेंद्र फडणवीस ने एक दिलदार और एक दमदार मित्र के तौर पर अजीत पवार को इस मौके पर याद किया। तुलसीदास भोइटे जी बिल्कुल, देखिए जिस केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे पार्टी के मैं जरा आपको रोक रही हूं तुलसीदास भोइटे जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये तस्वीर आ रही है, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की गाड़ी है। एकनाथ शिंदे इसी गाड़ी में सवार हैं और एकनाथ शिंदे बारामती के लिए निकल रहे हैं। तो मुंबई से बारामती करीब 5 घंटा सड़क रास्ते से लगता है, लेकिन क्योंकि ये नेता हैं और ऐसे में इनके लिए रूट लग जाता है, तो जाहिर सी बात है आप ये मानकर चलिए कि 4 घंटे तक बारामती पहुंच जाएंगे एकनाथ शिंदे। तो अभी दोपहर का 12 बज रहा है, तो करीब 4 बजे तक मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, ये सभी लोग बारामती में होंगे। परिवार के सदस्य भी जो बारामती से बाहर थे, सब बारामती के लिए निकल गए हैं। तुलसीदास भोइटे जी का रुख करते हैं। जी तुलसीदास जी, अपनी बात रखिए। देखिए, आपने देवेंद्र जी के बात का जिक्र किया, सूबे के सीएम के, उनकी और अजित दादा की जो केमिस्ट्री थी वो काफी गजब केमिस्ट्री थी। पार्टी अलग थी, जबकि बीजेपी ने एनसीपी को तो काफी कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन इन दो नेताओं की जो जमती थी, जिस तरह से वो जानते थे कि देवेंद्र फडणवीस का जो विजन है उसको सूबे के सीएम के तौर पर वो जो बताते हैं, उसे मुझे डिप्टी सीएम के तौर पे आगे लाके जाना है। देखिए, स्थानीय चुनाव में एक दूसरे की पार्टियों पर निशाना साधना अलग बात है, लेकिन सरकार में बैठने के बाद किसी भी तरह से अजित पवार सिर्फ देवेंद्र फडणवीस नहीं, उनके पहले उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उनके बारे में भी कभी ये शिकायत नहीं सुनाई दी कि अजित पवार उद्धव ठाकरे के उनके काम के स्टाइल के बारे में या किसी फैसले के बारे में पब्लिक में कुछ बोलते दिखाई दी। ये काफी खूबी थी उनकी। और साथ ही में और एक बात बताना चाहता हूं, मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि किस तरह से अजित पवार राजनीति में होने के बावजूद काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, यानी मुंह फट कहा जाए तो भी चलेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन लोगों को फिर भी वो भाते थे। उसकी वजह थी कि दादा जो काम हो सकता है उसके लिए फिर कुछ भी हो, कुछ भी कर गुजरते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आज जब उनके साथी उन्हें याद कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से इसी बात का जिक्र कर रहा था। वो कह रहे थे कि साहब स्पष्टता से निर्णय लेते थे, साफगोई बहुत ज्यादा थी। मतलब जो काम हो सकता है सीधे उस काम के लिए हाँ, जो काम नहीं हो सकता सीधे उस काम के लिए ना। बिल्कुल ये नहीं सोचते थे कि किसी तरीके से मामले को टाल के रखें, लाग लपेट करें, देखेंगे हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं था। और इसी वजह से जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो कार्य प्रणाली के अंदर वो साफगोई जिसको कहा जाता है ना, उससे भरपूर थी। और यही बात उनकी राजनीति की शैली में भी दिखती है। नेता जो अक्सर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर कुछ शर्माते से हैं, कुछ हिचकते से हैं, ऐसा बिल्कुल अजीत पवार के साथ नहीं था। तुलसीदास भोइटे जी, मतलब कितने मंचों पर सार्वजनिक तौर पर भी इसको खुले अंदाज में रखने में उनमें कोई हिचक नहीं थी कि हाँ, वो सीएम इन वेटिंग हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं महाराष्ट्र सूबे के। तुलसीदास भोइटे जी बिल्कुल, लेकिन देखिए और एक फर्क बताना चाहूंगा मैं, उनकी मैच्योरिटी की बात करूंगा मैं, कि देखिए ना कि जब सीएम से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बन गए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आती है जिसमें दोनों डिप्टी देवेंद्र फडणवीस जी के अगल बगल में बैठे। उस समय देवेंद्र फडणवीस जब बात कर रहे थे तो एकनाथ शिंदे भी बात करना चाहते थे, कई बार दिखाई देता था शुरुआती दौर में, क्योंकि उनके मन से वो बात गई नहीं थी। लेकिन अजित पवार ने मजाकिया अंदाज में उनको समझाया, देखिए मैंने तो मान लिया है कि मैं डीसीएम हूं, अभी आपको भी मानना होगा। यानी एक तरह से लोगों के बीच में जाने के बाद वो कभी ये दावे करते नहीं दिखाई देते थे कि जो नहीं हो सकता है उसे भी मैं करके दिखाऊंगा। एक छोटी बात आपको बताऊंगा, वो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी कई बार रह चुके, तो उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे कभी भी अपने सहयोगियों को, जो मंत्रिमंडल कैबिनेट के मीटिंग में बैठते थे, उनको एक कहने से परहेज नहीं किया कि भाई साहब राजनीति के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा राज्य की तिजोरी का हाल भी देखिए, क्योंकि अगर उतना बोझा बढ़ते जाएगा तो हमें अपने राज्य के विकास के कामों के लिए पैसा नहीं रहेगा। हालांकि देखिए, वापस मैं उस केमिस्ट्री की ओर बढ़ता हूं। हालांकि जब भी
मुख्यमंत्री के तौर पे फडणवीस जी उनको बताते कि ये बड़ा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह से धन आपूर्ति करने में उन्होंने कभी कोई आनाकानी नहीं की। यह भी सच है। हालांकि एक तो है कि देखिए, जब पार्टी पॉलिटिक्स होता है तो अपने पार्टी के विधायकों को या नेताओं को फंड की आपूर्ति में जरा ज्यादा स्पीड दिखाना, इतना फर्ज अदायगी तो पार्टी के प्रति वो करते ही थे और उस वजह से कई बार निशाने पे भी आ जाते थे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। तुलसीदास बोईटे जी, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है। गणेश, ये सेम मॉडल का विमान था जो 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर, और तब भी वजह जो है वो कम विजिबिलिटी, खराब मौसम, ये बताई गई थी। आज बारामती में अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, सेम मॉडल वाला विमान था, और ये जो हादसे का शिकार हुआ है, तो सुबह के वक्त 8:40 के आसपास जब ये हादसा हुआ, मौसम किस तरह का था बारामती में? क्या वहां पर भी कोई कोहरे की समस्या थी, विजिबिलिटी की कोई दिक्कत? जी बिल्कुल, विजिबिलिटी की दिक्कत थी और यही वजह हो सकती है इस हादसे की, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आपको बता दें कि VTSS के जो ये चार्टर प्लेन था, ये 1990s में शायद बना था और ये तब से ही ऑपरेशनल था, और 2023 का जिक्र जैसे वरुण ने अभी बताया, तो इसके पहले भी इसकी हिस्ट्री रह चुकी है। तो अब तमाम चीजें होंगी, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री गए हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, DGCA करेगा, तमाम चीजें होंगी, और मेंटेनेंस को लेकर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर उपस्थित है। अब जैसा वरुण बता रहे थे और जो एक्सपर्ट है जानकारी मिल रही है, अब देखिए जो टेक्निकली जो जानते हैं और जो DGCA के कुछ सूत्र बताते हैं कि पायलट ने अबॉर्ट करके दूसरा अप्रोच किया था लैंडिंग के लिए, यानी पहला एक लूप और आर्क यानी बड़ा घुमाव लेकर पायलट वापस से अलाइन कर रहा था, वापस उसको ट्रैक पे लाने की एयरक्राफ्ट को कोशिश कर रहा था लैंडिंग के लिए। यानी पहला अप्रोच जब लैंडिंग का हुआ तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ दिक्कत आई, और बाद में एक बड़ा लूप आर्क लेने के बाद, घुमाव लेने के बाद वापस से अलाइन करके पायलट ने कोशिश की थी लैंडिंग करने के लिए, और इमरजेंसी लैंडिंग की बात भी वहां पर सामने आ रही है। अब बारामती एयरपोर्ट या रनवे की बात करते हैं, एक छोटा एयरपोर्ट है जहां चार्टर प्लेन उतरते हैं, लेकिन जब आप बड़े मुंबई और जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की बात करेंगे और बारामती की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उसमें जो सबसे बड़ा सिस्टम ILS जिसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बारामती जैसे एयरपोर्ट पे होता नहीं है। इसी वजह से पायलट्स को मैन्यूवर खुद करना पड़ता है, और तमाम विंड स्पीड और जो कोऑर्डिनेट्स हैं और मैन्युअली चीजें करनी पड़ती है। अगर ILS सिस्टम होता है तो आपको तमाम चीजों पर मात करने में, जैसे फॉग, रेन, लाइट और विंड, इन तमाम चीजों को मात करके आपको एक सिस्टम बताता है कि ये कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए, और इस कोऑर्डिनेट्स के जरिए आपको यहाँ लैंड करना है, ये स्पीड होनी चाहिए, और आपको किस वेलोसिटी से नीचे उतरना है, लैंडिंग करना है। तो अब ILS नहीं होने की वजह से पायलट्स का एक्सपीरियंस और उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे काम आती है, जहाँ मैन्युअली सारी चीजें करके वो कोऑर्डिनेट्स देखते हुए लैंड करते हैं। तो ILS नहीं होने की वजह से जो विजुअल अप्रोच होता है वो बहुत, अगर विजुअल अप्रोच कम होगा तो उसमें दिक्कत आती है, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो उसमें दिक्कत आती है। तो तमाम चीजें इसमें अगर हम देखेंगे तो बड़े घुमाव यही बताते हैं कि रनवे विजुअली ठीक अलाइन नहीं हो पाया, और इस वजह से सेकंड अप्रोच किया गया था, और ये सेकंड अप्रोच करने के टाइम पे ही ये एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश लैंड कर दिया गया, और ये बड़ा हादसा हुआ। तो ILS अगर नहीं होने की वजह से दिक्कतें आती है, अगर वेदर ठीक नहीं होता, जैसा आपने पूछा, तो वहां पर फॉग था, विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, विजुअल अप्रोच पायलट्स को कम था, इसी वजह से बड़ा घुमाव लेकर दोबारा से लैंड करने की कोशिश की थी। अब उस समय क्या हुआ ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। DGCA इसकी जांच करेगी, महाराष्ट्र पुलिस और एक्सपर्ट्स की टीम इसमें लग जाएगी। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस हादसे की जांच होगी, तो हादसे की जांच में क्या सामने आता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रोमाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गणेश। देखिए, वो चश्मदीद का जो बयान आ रहा था, वो चश्मदीद भी ये बता रहे थे कि वो विमान जो है वो कुछ चक्कर सा खा रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि नीचे उतरे। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि वो एक कोशिश की होगी और फिर वो सेकेंड अप्रोच, और उस वक्त चश्मदीद की तरफ से बताया गया कि वो नीचे आ रहा था, मतलब वो लैंड करने की कोशिश में था। लेकिन अब क्या हुआ, और लैंड करने की कोशिश में अचानक से ये हादसा कैसे हो गया, इसको तो देखिए जब जांच होगी उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी और पुष्टि हो पाएगी कि क्या वजह बनी इस हादसे की। कोई तकनीकी गड़बड़ी वजह बनी, या फिर मौसम ने रोड़ा अटकाया, विजिबिलिटी फैक्टर रहा, और इस वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बहुत से सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब मिले, यही इस वक्त हम सब उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल गणेश ठाकुर का रुख करेंगे और जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से। गणेश, इस बीच
मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक महाराष्ट्र के वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि बारामती में अजीत दादा को विदाई की क्या तैयारी की जा रही है, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बारामती का जो प्यार अजीत पवार पर इतने सालों से हमने देखा है, तो उसको देखते हुए बारामती में इतनी भीड़ होगी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, कि मैं उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। और बारामती, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ के अलावा महाराष्ट्र में एक ऑरा था अजीत पवार का, और इतने सालों से जब वो काम करते हैं, और उनकी एक खास बात थी कि वो अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे, अपने पार्टी के लोगों का ध्यान रखते थे, और आम जनता भी अगर आती है, खासतौर पे बारामती का अगर उनके पास पहुंचता है, तो उसका काम होना ही होना होता है। तो बारामती तो पूरी तरह से वहां आएगी। पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे थे, तमाम बड़े नेताओं का नेतृत्व वो कर रहे थे, वो भी आज एक तरह से अनाथ हुए हैं, तो वो भी आने वाले हैं। और जैसे मैं अभी एक टोल पे हूँ लोनावला की तरफ, यहाँ मैं अभी पेट्रोल भरने रुका था, तो यहाँ पर भी कई सारे लोग मुंबई से निकले थे अपनी गाड़ियां लेके बारामती में। तो ये बारामती पहुंचने का मैं आपको बता दूं कि अनुमान नहीं रहेगा, और जैसे है कि उनको राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ सारे पहुंचेंगे। पवार परिवार का एक बड़ा रुतबा है, एक रसूखदार परिवार है, और अजीत पवार और शरद पवार के बाद अगर कोई है तो अजीत पवार है। तो अजीत पवार ने वो कमान पिछले कई सालों से संभाल ली थी, तो शरद पवार के तमाम लोग अजीत पवार से बहुत करीब से जुड़े रहे, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आते थे, रहते थे। और जैसे मैं बताऊं कि विधानसभा इलेक्शन के दौरान दादा, ये नाम मतलब भाई, लाड़की बहन योजना जो चली उसकी शुरुआत है। दादा का जो कैंपेन चला वो महिलाओं को साथ लेने का चला, वो पिंक ड्रेस में हमेशा नजर आए या पिंक कपड़े पहनते नजर आए। तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही लाडली बहनों का अपने भाई के प्रति बहुत लगाव था। तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां आ सकती हैं, क्योंकि वो मानती है कि अर्थ मंत्री रहते हुए इन्होंने जो पैसे लाए उस वजह से आज ये योजना चल रही है। तो बारामती कर महाराष्ट्र से लोग, भारत भर से लोग यहाँ पर आएंगे। वो पार्टी का नेतृत्व करते थे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। अब जब परिवार यहाँ पहुंचेगा, पत्नी और बेटा जब यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद ही पवार साहब भी पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद ही किस तरह अंतिम उनका विदाई दी जाएगी, उसके बाद पता चल पाएगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसका इंतजार है अभी कि कब वो अंतिम विदाई दी जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर है, जानकारी ये मिल रही है कि अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, वो विमान मैंने आपको बताया वो लेयरजेट 45 XR मॉडल VSR एविएशन ऑपरेट इसको कर रही थी। इस कंपनी का लेयरजेट 45 सीरीज का ही विमान इससे पहले भी हादसे का शिकार हुआ है। ये बड़ी खबर है। 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर विमान लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो चुका है ऐसा ही लेयरजेट 45 विमान। ये विमान भी VSR एविएशन का ही था, विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था। इसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें पायलट, को पायलट, यात्री शामिल थे। और लैंडिंग के वक्त विमान रनवे पर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए और ये फिसलता चला गया था। 2023 में ये विमान हादसा हुआ था। 2023 की वो विमान हादसे की रनवे पर फिसलने की मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया था और विमान रनवे से बाहर निकलते हुए टैक्सीवे की तरफ चला गया था, वहां जमीन से टकराया था, विमान 2 टुकड़ों में टूट गया था। 2023 की ये तस्वीर है। मैं बार बार बता रही हूं दर्शकों को कि ये 2023 की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। इस हादसे में कोई मौत नहीं हुई थी, लेकिन को पायलट को गंभीर चोटें जरूर आई थी और बाकी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसको लेकर AIB की शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे की बड़ी वजह खराब मौसम, तेज बारिश, कम विजिबिलिटी और लैंडिंग के दौरान कंट्रोल खोना थी। तो ये तमाम वजह तब गिनाई गई थी। और ऐसे में देखिए किस तरीके से 2023 में यही विमान था और ये विमान लैंडिंग के वक्त कैसे क्रैश होता हुआ, रनवे से फिसलता हुआ टैक्सीवे की तरफ चला गया था। लेकिन गनीमत ये रही थी कि तब किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन आज जो हादसा हुआ है, यही मॉडल विमान का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और आज ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि विमान क्रैश हुआ, इसमें आग लगी और इसमें सवार कोई भी यात्री नहीं बच सका। इसी में मौत हुई है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद है। तो मतलब वरुण, अभी तक जो कहा जा रहा था कि साहब ये जो लेयरजेट 45 विमान होते हैं, छोटे चार्टर्ड प्लेन्स में जो काम आते हैं, ये बहुत ज्यादा सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। ये विमान भी पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। वरुण
जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही चिंताजनक और जायज़ सवाल इस वक्त एबीपी न्यूज़ उठा रहा है कि किस तरह से क्या 2023 में जब इसी फैमिली का, इसी कंपनी का ये सेम विमान उसी सीरीज़ का अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है, कोई ना कोई समस्या आती है जहां पर ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है और सेम अगर दोनों के इस वक्त हादसों को अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो लैंडिंग के आसपास का ही वो समय था। वहां पर उस वक्त मौसम एक कारण था और यहाँ पर भी विजिबिलिटी कारण हो सकती है जो कि बाद के सामने आएगा, लेकिन दोनों एक जैसे ही सीरीज़ के विमान का होना, क्या उस समय कोई इस वक्त एआईबी ने आगे पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्या डीजीसीए ने फ्लीट वाइड कोई ना कोई जांच के लिए मेंटेनेंस की जांच की कोई रिपोर्ट तैयार की है? तो हम भी चाहते हैं कि वो दिखाई जाए, क्योंकि 2023 में ही सवाल बड़े उठ चुके थे। डीजीसीए ने क्या कोई फ्लीट वाइड जांच की थी? क्योंकि किस तरीके का हादसा है, हादसे के ऊपर तो रिपोर्ट बना ली गई, लेकिन वो फ्लाइट जो पूरा एक फैमिली रन करती है, जो प्लेन पूरे सारे एक जैसे, एक समस्या किसी प्लेन में है तो सब में हो सकती है, क्या उस पर काम किया गया था? क्या वो मेंटेनेंस से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स को तैयार किया गया और क्या इनपुट आगे दिया गया था? क्योंकि अगर इस रिपोर्ट में आगे अगर पता चलता है कि प्लेन में भी तकनीकी खराबी हो सकती है तो यानी कि 2023 में उससे सीख ली जा सकती थी। बहुत से सवाल है, सवाल पूछना बहुत जायज हो जाता है क्योंकि एक ही फैमिली के हैं यहाँ पर। जो प्लेन है वो XR सीरीज है लेयरजेट, जैसा कि आप रोमाना जी बता रही थी, तो यहाँ पर सवाल पूछना जरूरी है। जिस तरीके से अगर मुंबई में जब वो हादसा हुआ था तो वहां पर भी लैंडिंग के दौरान वो 2 हिस्सों में टूट गया था। अगर कोई प्लेन 2 हिस्सों में टूट रहा है, ऑटो पायलट लैंडिंग के दौरान, चलिए मौसम खराब है तब भी, लेकिन वो ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो कोई तो ऑपरेटर भी यही ना, मतलब ये न सिर्फ ये मॉडल सेम मेक का विमान का, साथ ही साथ वरुण जो ऑपरेटर है, जो VSR है कंपनी, वो भी वही कंपनी जो इस विमान को ऑपरेट करवा रही थी जिसपे सवार अजीत पवार थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनियां किस तरीके से अपने विमानों की देखरेख कर रही हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनकी बनती है, सवालों के घेरे में ये कंपनी भी। बिल्कुल, देखिए VSR एडवेंचर अगर उनको समझ आता है, उनके पायलट्स अगर हम बताएं तो मालिक खुद ही इस वक्त एक कैप्टन है, और अगर उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को या फिर समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो एक बहुत बड़ी गलती VSR के थ्रू भी हुई है। VSR को ये बताना चाहिए था कि मेरे विमान में अगर एक गलती आई है तो क्या हुआ। डीजीसीए AIB अपना काम कर रहे थे, लेकिन VSR की पूरी फैमिली, क्या वो फ्लीट वाइड वहां पर अपनी पूरी जो मेंटेनेंस की जानकारी कितनी पहुंचती है, क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनी डीजीसीए और AIB तक अपना कितना मेंटेनेंस से जुड़ी जानकारी दे रही है, सही दे रही है, गलत दे रही है, क्या इसकी कई 24 घंटे कोई जांच करता है? नहीं करता है। इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं नजर आता है और यहीं पर वो सवाल खड़े होते हैं। एबीपी न्यूज़ यही सवाल पूछ रहा है, अगर 2023 में इसी तरह का विमान, वही लेयरजेट VSR, वही सेम कंपनी का विमान 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो क्या उस पर काम किया गया था? क्योंकि वापस से होना कोई सिर्फ एकमात्र संयोग नहीं हो सकता है, उस पर सवाल उठाना बहुत जायज है। और आज जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें अजीत पवार की मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, इसे उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन को पायलट जो उनके साथ थी वो शंभवी पाठक थी। तो कुल मिलाकर इनके एक्सपीरियंस को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? काफी अनुभवी पायलट दोनों। जी बिल्कुल, देखिए चार्टर्ड विमान जिस तरीके से उड़ाने के लिए उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, खास तौर पर उस पर फ्लाइंग आवर्स जो होते हैं वो बहुत सैकड़ों घंटे से भी ज़्यादा के होते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे गणेश, की पुणे में रात के समय पर बारामती के ऊपर लैंडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पायलट को खुद इस वक्त वो हवाई पट्टी देख के अपनी जांच से करना होता है। यानी कि एक बहुत एक्सपीरियंस इस वक्त पायलट वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो हवाई पट्टी देखते हैं, विजिबिलिटी देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर करते हैं। उससे पहले विमान उड़ाया भी नहीं जाता, यानी कि मुंबई से निकलता भी नहीं अगर विजिबिलिटी का कोई इशू होता तो। यानी कि बहुत से सवाल इस वक्त शुरुआती दौर पे समझ आ रहे हैं। वरुण, अभी ये जो 2023 यही सेम मॉडल विमान का लेयरजेट 45 XR सीरीज वाला जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, हालांकि गनीमत ये रही थी कि 2023 में ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन आज अजीत पवार जिस विमान में थे वो इसी मॉडल वाला विमान था, और इन दोनों हादसों के अंदर एक के बाद एक बहुत सी समानताएं देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें सेम विमान मॉडल, जिसमें सेम कंपनी जो ऑपरेट कर रही है इन विमानों को, और साथ ही हादसे भी दोनों लैंडिंग के समय ही। वरुण, सिमिलैरिटीज बहुत सी नजर आ रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अगर 14 सितंबर की अगर मैं बात करूं 2023 में इसी फैमिली का, इसी ऑपरेटर का, इसी तरीके का विमान की सीरीज होना और इसी समय पर यानी कि लैंडिंग के दौरान पर ही समस्या आना और क्रैश हो जाना, उस समय इस वक्त गनीमत रही थी कि किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन वो जो तस्वीरें लगातार हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से 14 सितंबर को जो हुआ था वो 2 हिस्सों में प्लेन बट गया, टूट गया था, यानी कि प्लेन का टूट जाना 2 हिस्सों में लैंडिंग के दौरान उसने उस समय ही सवाल खड़े कर दिए थे कि लेकिन उन सवालों के क्या जवाब खोजे गए थे, क्या कारण रहा था, क्या रहा था, उस चीज की क्या रिपोर्ट बनाई गई। और उस सीरीज का विमान, अगर कोई विमान 2 टुकड़ों में बट जाता है तो उसके साथ की सीरीज में बने हुए विमानों की क्या जांच की गई, फ्लीट वाइड जो एक तरीके से जो इंस्पेक्शन होता है क्या उसके लिए किसी ने आगे बढ़ा था, क्या वीएसआर जो इस वक्त वेंचर की कंपनी है उन्होंने ध्यान दिया था, क्योंकि ऑपरेटर वही थे, उन्हीं के पास दूसरा विमान सेम पड़ा है, तो वो विमान आज हादसे का शिकार होता है। तो ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि आखिर में क्या आपने ध्यान दिया था, क्या आपने इस सीरीज का सेम विमान सेम लैंडिंग होते हुए अगर यहां पर क्रैश हो रहा है तो क्या किसी तरह की रिपोर्ट तैयार की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर ऑटो पायलट भी डिसेबल हो जाता है तो क्या सब कुछ मौसम के नाम पर छोड़ दिया गया था। उस हादसे पे आगे एआईबी ने अपनी रिपोर्ट जरूर दी है कि किस तरीके से 40 सेकंड के बाद वहां पर ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता है और अगर ऐसा इन विमानों में हो रहा है तो क्या हमें कोई बदलाव की जरूरत है कि नहीं। ये सवाल 2023 में खड़े हो गए थे, लेकिन आज 2025 में उसी सीरीज के विमान को इस तरह से देखना अपने आप में दुखद है। और लेकिन ये सवाल आज इसलिए उठाने जरूरी है क्योंकि ऐसे विमान और भी उड़ते हैं और उस समय 2023 में इस तरह के क्रैश पर अगर ध्यान दिया जाता तो शायद कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को उड़ाने के लायक समझा जाता, क्योंकि वही सेम सीरीज का होना अपने आप में साफ तौर पे सवाल खड़े कर रहा है। रोमन, बिल्कुल छोटा रनवे बारामती में, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑटो पायलट मोड में विमान की लैंडिंग हो नहीं सकती थी और जो भी कुछ करना था वो पायलट को खुद ही करना था, और ऐसे में यहां पर वो विजिबिलिटी फैक्टर जो एक वजह बताई जा रही है, अगर 2023 में ये जो हादसा हुआ था इससे सबक ले लिया जाता तो बहुत मुमकिन है कि आज जो हादसा हुआ है जिसमें महाराष्ट्र ने अपने अजीत दादा को खो दिया, देश ने एक जो कर्मठ नेता है उसको गवा दिया, वो जान उनकी बच सकती थी। हम हादसों से सबक नहीं लेते हैं, इससे यही साबित हो रहा है फिलहाल। गणेश जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी मैं एक लिस्ट आई थी जिसमें तमाम मतलब राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया जी से लेकर संजय गांधी, अब विजय रूपाणी, इन तमाम बड़े नेताओं की एक सूची है जिसमें प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। अब हादसे होते हैं, अब देखिए हर बार हम सवाल खड़े करते हैं, डीजीसीए रिपोर्ट की बात करती है, लेकिन आप एक बात समझिए कि एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लगभग हर बार नजरअंदाज किया जाता है। अब तमाम ये एविएशन कंपनियां हैं जो कॉस्ट एफिशिएंसी या कॉस्ट कटिंग के नाम पर थर्ड पार्टी मेंटेनेंस दे रहे हैं, तमाम बड़े एयरक्राफ्ट एयरलाइंस भी यही कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जो प्रॉपर चेक्स होने चाहिए किसी एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले, वो हो रहे हैं या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपने एविएशन इंजीनियर्स को लाया हुआ है, आप एक्सपर्ट्स की टीम लाते हैं, वो उनके चेक को या उनको चेक रखने के लिए कोई है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर एयरक्राफ्ट की समय सीमा, एयरक्राफ्ट कई साल पुराना हो जाता है तो उसके बाद आपको उसके प्रॉपर चेक्स रखने बहुत जरूरी होते हैं। इसकी भी वही बात है, अगर 2023 में ही समय रहते इस मेक के एयरक्राफ्ट में, चार्टर प्लेन्स में कोई दिक्कतें आ रही है तो तमाम उसी मेक्स के चार्टर प्लेन्स को वापस थॉरोली चेक करना चाहिए था। और खासतौर पे तब जब आप एक ऐसे बड़े नेता को या बड़े सेलिब्रिटीज को ले जाते हैं जिनका राज्य में एक दबदबा है या उन पर एक जिम्मेदारी है, क्या आम क्या खास, सभी के लिए ये चेक्स होने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे मैं बता रहा था कि अहमदाबाद क्रैश के बाद में भी उस समय भी सवाल उठे थे रोमाना कि एयरलाइंस जिस तरह थर्ड पार्टी मेंटेनेंस दे रही है वो सही है या गलत, उसके चेकलिस्ट क्या होते हैं, उसको संभालने वाला व्यक्ति कौन है, क्या वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है या नहीं है, क्या वो ठीक से काम कर सकते हैं या नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। और एविएशन इंडस्ट्री पर इतना लोड है कि एक एयरक्राफ्ट दिन में कई सेक्टर लगाता है, उसके बाद उसका चेक होता है, तो चेक ठीक से हो रहे या नहीं हो रहे
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और ये इसी बात को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए चिंताएं बहुत हैं, लेकिन आखिरकार इन चिंताओं का निवारण कौन करेगा, कैसे करेगा? एक के बाद एक इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन इन हादसों से हम सबक नहीं लेते हैं और इसी का ये नतीजा कि नहीं रहे अजीत पवार। आज सुबह विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और जरा मेघा से जानते हैं। मेघा, हम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, हम एनसीपी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जरा एक बार अगर शुरुआत से बात करें और पवार परिवार को लेकर बात करें तो शरद पवार, उम्र बढ़ रही है, उम्र की ढलान पर हैं, वो जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जहां ढलान आपकी होती है और ऐसे में एक परिवार के मुखिया के तौर पर जो जिम्मेदारी अभी तक शरद पवार संभालते आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी कि वो परिवार के मुखिया के तौर पर सुप्रिया सुले से लेकर रोहित पवार तक सब अजीत पवार को देखते और मानते हैं और ऐसे में आज वही अजीत पवार नहीं रहे। रुमाना, देखिए, अगर पवार परिवार की बात करें और एनसीपी पार्टी की बात करें जो अभी आज की तारीख में दो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, तब भी एक बात आपको हर कोई कहेगा, चाहे वो अजीत पवार की पार्टी में आज हो या फिर शरद पवार सुप्रिया सुले वाली गुट में हो, सब आपको एक बात कहेंगे कि जब पवार परिवार की बात होती है तो शरद पवार, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के बाद अगर किसी का नंबर लगता था पवार परिवार से या एनसीपी की पार्टी से तो वो अजीत पवार का था। अजीत पवार की जो पकड़ थी महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर नहीं, महाराष्ट्र के प्रशासन के ऊपर, और जैसे मैं आपको बता रही थी रोमाना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबसे लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर कोई रहा है या सर्व किया है महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक, तो उसका नाम, उनका नाम अजीत पवार है। अजीत पवार ने 4 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नीचे ये कमान संभाली है और जितनी दृढ़ता के साथ और जितनी कुशल उनकी पकड़, या आप कुशल राजनेता कहिए, या जितनी इनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी वहां के प्रशासन के ऊपर, शायद ही किसी राजनेता की हो। जब उनके बारे में बात की जाती है तो 2 बातें हमेशा कही जाती है रोमाना। वो पहली बात ये कि इतनी डिसिप्लिन थी अजीत पवार के अंदर कि अगर वो कहते थे कि 9 बजे कहीं पहुंचेंगे, और ये एक राजनेता है, ये एक राजनेता है, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और एक लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय एक बड़े राजनेता थे, तब भी अगर अजीत पवार ने कहा कि कहीं 9 बजे पहुंचूंगा तो वो 9 बजे वहां खड़े हो जाते थे। चंदन, ये एक बड़ी बात थी उनके बारे में, हर कोई इसके बारे में कहता था। और दूसरी बात जो अजीत पवार के बारे में बार बार दोहराई जाती है, जब से मैं उनको कवर कर रही हूं, पिछले कम से कम 20 सालों से मैं अजीत पवार को कवर कर रही हूं, और मैं आपको बताती हूं ये आज के तारीख में अगर मैं किसी एक राजनेता का नाम ले सकती हूं जो आपके लिए किसी भी अफसर को, चाहे वो आईएएस अफसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या लोकल प्रशासन का कोई अफसर हो, किसी तहसीलदार हो, किसी को अगर फोन उठाकर कोई फोन कर सकता था और काम करवा सकता था, उस तरीके की पकड़ वहां के ब्यूरोक्रेसी में, महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में अगर किसी भी नेता की थी तो उनका नाम अजीत पवार था। और बारामती में ये होना, जहां के वो हैं, जहां का पूरा ये परिवार है, जहां उनकी पूरी एक तरीके से किंगडम बसी हुई है, वहीं पर ये हादसा होना दुखद परिवार के लिए, राजनीति महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। और अब आगे क्या होगा, आज दिन नहीं है, ये समय नहीं है इस बात को डिस्कस करने का, लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति सवाल था उसको आपने यहां सामने रख दिया कि आखिर अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा, क्योंकि ये दुखद खबर, जिस तरह से डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ है, इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। लेकिन वाकई आज ये दिन नहीं है ये डिस्कस करने का कि राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन बहुत दुखद खबर 28 जनवरी 2026 बारामती के लिए बेहद दुखद खबर लेकर के आई है और बारामती के बेटे अजीत पवार का निधन हो गया। दुखद हादसा हुआ है ये, और इस चॉपर क्रैश में उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले की अब पड़ताल होगी, लेकिन इन सब के बीच मुंबई से बारामती जाते वक्त क्रैश हुआ विमान और इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। तस्वीरें जो सामने आई है उसे देख करके बारामती ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश में यहां इस वक्त ये बड़ा झटका लगा है। और देखिए, और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि शरद पवार, अजीत पवार के बेटे जय पवार बारामती में अस्पताल पहुंचे हैं। रोहित पवार उनके साथ दिख रहे हैं। पूरा पवार परिवार एक साथ इस वक्त दुख की घड़ी में जय पवार यहां पर देखे जा रहे हैं और परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सियासत के उत्तराधिकारी के तौर पर
अजित पवार और सुप्रिया सुले थे, लेकिन इसमें अब अजित पवार का निधन हो गया है। आगे अब एनसीपी का क्या होगा, एनसीपी के जो दोनों धड़े हैं उनका क्या होगा, और इन सब के बीच शोक संतप्त परिवार यहां पर नजर आ रहा है। पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है, पवार क्लैन एक साथ नजर आ रहा है। जय पवार देख सकते हैं आप यहां पहुंचे हैं, सुनेत्रा भी, उनके भी पहुंचने की खबर है। और इस बीच जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहां पर रोते बिलखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। गणेश, अगर बात की जाए, जय पवार यहां पर पहुंचे हैं अस्पताल में और लोग यहां रो रो करके उनको ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, यही लोकप्रियता थी अजीत पवार की कि क्या आम क्या खास, तमाम लोग उनके लिए आंसू निश्चित बहाएंगे। जैसा मैं बता रहा था कि अजीत पवार के दरवाजे बारामती की जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। किसी को कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती थी, वो सीधे जाके अजीत पवार से मिल सकते थे और जाके उनसे अपनी बात रख के अपना काम जो भी होता था वो करा लेते थे। तो ऐसा नेता जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, उसके दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, कोई रेटिपिज्म नहीं, तो ये लोकप्रियता या ये प्यार है जो अजीत पवार ने जनता को दिया। आज वो अपने बीच, उनके बीच नहीं है, तो ये दुख निश्चित रूप से सामने आएगा जी। और ये आज तो अस्पताल की तस्वीरें हैं, लेकिन कल जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो आप देखिएगा इतनी भीड़ वहां होगी बारामती में, खास तौर पे इतने लोग आएंगे कि आपको जगह नहीं मिलेगी। और ये उनकी लेगेसी रही है जो उन्होंने पिछले समाज सेवा में या लोक सेवा में जो काम किया पिछले कई सालों में, उसी का नतीजा है कि अस्पताल के तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल, अजीत पवार एक निश्चित तौर पर जितने सीधे अप टू फ्रंट थे, यानी कि अखड़ स्वभाव के माने जाते थे, उतने ही वे लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरह से उन्होंने एनसीपी का एक धड़ा लेकर के अपनी अलग पार्टी बनाई थी, इसके बावजूद बारामती में उनको लेकर के जो प्यार देखने को मिलता है, इसकी क्या वजह रही है? शरद पवार के अगर निश्चित तौर पर सुप्रिया सुले जो है उनकी उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया, लेकिन अजीत दादा पवार ही कहीं ना कहीं अपने दम पर उन्होंने अपने आप को उत्तराधिकारी साबित किया था। बिल्कुल, आपने सही बात की। देखिए, वैसे तो आमतौर पे धारणा यही होती है कि किसी भी बड़े पेड़ के नीचे अगर कोई नए पेड़ पनपते हैं तो वो बौने ही साबित होते हैं। लोकसभा का चुनाव जब अजित पवार ने महायुति के साथ लड़ा था तो वैसे लगा था एक अकेले सांसद उनके चुन के आए थे, लेकिन विधानसभा में उन्होंने जो करके दिखाया उसके बाद उनकी पहचान बनते गई। उसके बाद जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उन्होंने उसमें कर दिखा। हालांकि मनपा में नहीं उतना कर पाए, लेकिन फिर भी आपने जो सवाल पूछा उसका जो उनका कनेक्ट बना हुआ है, सिर्फ बारामती के साथ नहीं बल्कि समूचे महाराष्ट्र के साथ। जैसे कि गणेश ठाकुर ने बताया कि कल जो समूचे महाराष्ट्र की सड़कें बारामती की तरफ वहां की यातायात दिखाई दे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि देखिए उनका राजनीति में काफी अनोखा स्वभाव था, अनूठा स्वभाव था। दो टूक बातें करते थे, जैसे आपने कहा, सही है वो बात कि कभी भी वो झूठी बातें बताकर दिल बहलाने का काम नहीं करते थे। भले ही सामने वाला व्यक्ति उनसे थोड़ी सी खटास रखे उस समय के लिए, लेकिन आगे जाकर वो उनका अपना बन जाता था जब वो काम कर दिखाते थे। बारामती के बारे में जो कहा जाता है कि शरद पवार ने वहां के बारामती मॉडल की नींव रखी, लेकिन अजीत पवार ने जिस तरह से वहां पे उस बंजर इलाके में, बंजर इलाका था बारामती कुछ दशकों पहले, उसका जो नया बारामती खड़ा करके दिखाया हुआ है, जिस तरह से वहां बायोटेक से लेके आईटी से लेके एग्रोटेक से लेके सब तरह के उद्यम वहां पे लाए गए, उसे देखकर बारामती वालों ने लोकसभा के बाद के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार का ही साथ दिया और अजीत पवार उनके अपने मोहिते साहब, इन सब के बीच हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो अपने दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलें। ये बारामती में अस्पताल के बाहर की भीड़ है। इसी अस्पताल में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। हादसे के बाद शवों को यहीं पर लाया गया और देखिए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर नजर आ रही है और सभी के चेहरे पर यहां पर गम है, लोग रो रहे हैं। यहां पर जो पवार परिवार है उसको ढाढ़स बंधा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके मेघा ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का, यहां जो लोग मौजूद हैं उनको ये लग रहा है उनके किसी अपने का निधन हुआ है, उनके परिवार के किसी सदस्य का निधन हुआ है। कि बारामती जो उनकी जगह, बारामती जहां से उनकी पत्नी लड़ी हैं, बारामती जो उनके परिवार का गढ़ है, बारामती को आप सिनोनिमस समझते हैं
पवार परिवार के साथ में। और बारामती की लड़ाई इस बार सुप्रिया सूले और उनकी पत्नी के बीच में जब हुई थी तो पूरी महाराष्ट्र की आंखें, सबकी नजरें इसी सीट बारामती, इसी जगह पर थी कि क्या होगा। एक परिवार के दो लोग, दो महिलाएं आमने सामने टक्कर में आ गई हैं। और जो भी है कहानी बारामती की ये है कि ये जगह पवार परिवार का है। इस जगह को अगर किसी ने खड़ा किया है तो पवार परिवार ने खड़ा किया है। इस जगह की अगर पहचान किसी ने बनाई है तो पवार परिवार ने बनाई है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की कंट्रीब्यूशन है तो वो शरद पवार की है, और शरद पवार के बाद अजीत पवार की है। तो आप समझिए जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो खबर फैलनी शुरू हुई है चंदन कि ऐसा हो गया है। ये जो जन सैलाब आप देखेंगे उमड़ता हुआ बारामती में, जब कल आपको तस्वीरें आएंगी, जब इनकी आखिरी यात्रा निकलेगी, जब आप देखिएगा कि क्या अर्थ होता था अजीत पवार होने का महाराष्ट्र की राजनीति में, और खास करके वहां जहां की हम तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं बारामती की। और अभी तो इनकी पत्नी सुप्रिया सूले, शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो उनके सबसे खास मित्र थे राजनीति में, मुझे नहीं लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई भी पवार परिवार के अलावा से आगे हटे तो कोई उनसे इतना करीबी था जितना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। ऑलमोस्ट जैसे लग रहा था जब मीडिया से बात कर रहे थे सुबह कि किसी भी वक्त वो आंसू निकल जाएंगे उनके आंखों से, जिस तरीके की उनकी हालत थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आपने जिक्र किया है तो अजीत पवार के बारे में उन्होंने कहा है कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे अजीत पवार, और महाराष्ट्र के लिए यह बेहद कठिन दिन है। और जैसा कि आपने बताया कि बेहद खास मित्र थे अजीत पवार के देवेंद्र फडणवीस, और ऐसे में फडणवीस ने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। और अजीत पवार का जो निधन हुआ इस हेलीकॉप्टर हादसे में, और इस हादसे के बाद यह हादसा इतना भयावह था कि इसके बाद शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी। और बारामती विमान हादसे के बाद उनके घड़ी से शव की पहचान की गई है। सोचिए, शवों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घड़ी से अजीत पवार के शव की पहचान की गई है। और दिलचस्प बात यह है मेघा की घड़ी जो कि दीवाल घड़ी जो कि यहाँ बात की जाए, कई सारे संयोग रहे हैं, अच्छे संयोग तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन यह भी एक संयोग था कि घड़ी से अजीत पवार के शव की पहचान की गई है, जो उनकी पार्टी का सिंबल भी था, उनकी पार्टी का भी सिंबल। लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त ये विमान हुआ है, ये छोटा विमान एक चार्टर फ्लाइट था। जो डीजीसीए से हमें जानकारी आ रही है उनका ये कहना है कि लगभग उनके हिसाब से जो पैसेंजर लिस्ट होती है उनके पास 6 लोग इस विमान में सवार थे। उनमें से एक अजीत पवार थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी वाले, ये सब थे, और पायलट तो थे ही। तो जो अभी हमें पता चल रहा है कि इतने बुरी तरीके से जो क्रैश लैंडिंग हुई है इस विमान की, वो क्रैश लैंडिंग होते ही ये विमान आग के गोले में बदल गया। 5 से 6 विस्फोट, जो वहाँ के लोकल आई विटनेसेस हैं उन लोगों ने बताया है कि 5 से 6 अलग अलग छोटे छोटे विस्फोट हुए जब ये क्रैश लैंड कर चुका था। और आग इतनी भयानक थी कि जो आसपास के लोग पहुंचे, क्योंकि वहाँ लोग देख रहे थे कि ये 2 बार चक्कर काट चुका था, ये विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, पटरी पे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रनवे पर नहीं उतर पा रहा था। तो लोग आसपास आ चुके थे, और उनमें से एक ने हमें कैमरे पे ये बताया कि उसे लग रहा था कि ये अब गिर जाएगा, जो हालत हो रही होगी उस वक्त। और धुंध थी, ये बताया जा रहा है कि मौसम हल्का खराब था। लगभग बारामती और पुणे में देखिए ठंड हल्की सी रहती ही है, और वो क्या वजह बनी या नहीं बनी वो तो विषय है जांच का। लेकिन अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि क्रैश लैंडिंग हुई, और क्रैश लैंडिंग इतनी बुरी हुई तो कोशिश कर रहा था पायलट उसे ठीक से लैंड कराने का, लेकिन नहीं कर पाया। और आग इतनी भयानक थी कि कोई
पास जा ही नहीं सका किसी को भी बाहर खींचने के लिए, समय ही नहीं हुआ होगा। जो हमने अहमदाबाद में देखा है उसे एक छोटे स्केल पर हम आज बारामती में देख रहे हैं। गिरते से विमान इस इम्पैक्ट से गिरा कि उसमें आग लगी और जो भी फ्यूल होगा बिल्कुल ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा इस विमान हादसे के बाद में। और जैसा कि आपने बताया कि वहां पायलट को इसमें खराबी का पता चल चुका था और कोशिश पूरी की जा रही थी। रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनाते हैं। नेताओं के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हर कोई यहां हैरान है, हर कोई दुखी है। और देखिए यहां पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सयाजी शिंदे भी यहां पर पहुंचे हैं। सयाजी शिंदे मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं और अजित पवार का सभी के साथ अच्छा संबंध था। और देखिए विमान हादसे के बाद किस तरह वहां पर जो मलबा फैला हुआ था और उसके बाद आग की लपटें वहां से उठी रही थी, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। और इसी से पता चलता है कि हादसा कितना भयावह रहा था। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बारामती विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। घड़ी से अजित पवार के शव की पहचान हुई थी। मुंबई एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान, ये जो विमान था ये पहले भी इस मॉडल के विमान के हादसे हो चुके थे। और तस्वीरें बारामती की देखिए, विमान हादसे के बाद की बेहद दुखद तस्वीर सामने आई है। और पूरा बारामती ही नहीं, महाराष्ट्र इस वक्त सदमे में है। शवों को वहां बारामती अस्पताल में रखा गया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, लगातार अपडेट आ रही है, इस हादसे से जुड़ी हुई एक एक करके जानकारी मिल रही है और इस विमान की क्वालिटी को लेकर के, इस विमान के पहले भी हादसे हो चुके हैं और फिर इसके बावजूद अभी तक कोई इसमें रेमेडी नहीं की गई थी, कोई इसमें सुधार नहीं किया गया था और इसका बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी सीएम गणेश ठाकुर की, माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हुई है। गणेश, अगर बात की जाए इस पूरे हादसे की, महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? हालांकि आज ये दिन नहीं है, दुख का दिन है, लेकिन जिस तरह से अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दी थी, माना जाए कि अब दिशाहीन हो जाएगी एनसीपी की राजनीति? जी देखिए, दिशाहीन तो नहीं, लेकिन नेतृत्व का बदलाव जरूर होगा। आपको याद होगा कि जब अजित पवार अलग हुए और उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, वो महायुति में आए। अभी महानगर पालिका चुनावों के दौरान दोनों परिवार में, यानी अजित पवार और शरद पवार, इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों ने पुणे पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ चुनाव लड़ा था और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द सुप्रिया सुले, दोनों पार्टी एक हो जाएंगी और सुप्रिया सुले केंद्र का नेतृत्व करेंगी और अजित पवार महाराष्ट्र में पार्टी को आगे ले जाएंगे और शरद पवार मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। क्योंकि आने वाले जिला परिषद चुनाव भी दोनों पार्टियां साथ लड़ रहे थे, तो अटकल यही लगाई जा रही थी बहुत जल्द दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी और एक ही तौर पर जो घड़ी का चिन्ह है वो एक हो जाएगा और दोनों एक साथ रह के आगे की राजनीति करेंगे। अब जब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि अजित पवार ये पवार लेगेसी को या उनकी राजनीति को आगे ले जाने वाला चेहरा बन चुके थे। सुप्रिया सुले भी एक थी, लेकिन वो साथ में रहकर काम करेंगे और उनको हमेशा से केंद्र में रुचि रही है जी। लेकिन राज्य में अजित पवार कमान संभालेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा था। शरद पवार भी, जैसे हम बता रहे थे कि वो अपने राजनीति का जो उनका सफर रहा है वो अब बहुत, हम कह सकते हैं उनकी इनिंग्स जो चल रही है वो अब रिटायरमेंट की इनिंग्स है। तो ऐसे में वो रिटायर होते हैं तो अजित पवार कमान संभालने वाले थे और दोनों पार्टी एक होकर आगे बढ़ने वाली थी। अब जब अजित पवार नहीं रहे हैं तो अब अजित पवार के साथ आए नेताओं को शरद पवार के साथ बैठना होगा, सुप्रिया सुले के साथ बैठना होगा और पार्टी ना टूटे ना बिखरे, क्योंकि अजित पवार के नाम पे ही इतने सारे एमएलए चुन के आए जी। उन्होंने डिफेक्ट किया और वो करके अब जब उनका नेतृत्व ही नहीं रहा है तो पार्टी बिखर सकती है। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रिया सुले और दोनों परिवार यानी सुनीता पवार, अजय पवार और पार्थ पवार, किस तरह रोहित पवार, युगेंद्र पवार, ये सब लोग एक आएंगे, ये निश्चित है।
क्योंकि दुख की घड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अहम बातें बताई हैं गणेश, और इसमें मेघा को भी जोड़ते हैं। मेघा, अगर बात की जाए, भले ही लड़ाई चल रही थी दोनों धड़ों में, सियासी लड़ाई थी, लेकिन पारिवारिक खटास कतई देखने को नहीं मिली थी। यहां भाभी और ननद के बीच सियासी लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन किसी ने किसी का अपमान नहीं किया। शुद्ध तौर पर यह राजनीतिक लड़ाई ही सिमटी रही थी। और कहीं ना कहीं वो जो कहा जाता है कि भाई दुश्मनी करो लेकिन ऐसी करो कि आगे जब मिले तो कोई गुंजाइश बची रहे, तो यहां पर वो गुंजाइश बची हुई थी। और जैसा कि गणेश बता रहे थे कि अब दोनों पार्टियों के एक होने की बात कही जा रही थी। निश्चित तौर पर अजित पवार के जाने से झटका जरूर लगा है, लेकिन उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ सकती है। देखिए चंदन, आज भी सुबह साथ में ही निकले हैं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दिल्ली से। दोनों दिल्ली में थे, दोनों सांसद हैं, और दोनों आज साथ में ही निकले हैं बारामती के लिए। तो परिवार की जब आप बात करें, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछले 4 या 5 महीने से ये बात वापस से उठकर आई थी कि दोनों जो गुट हैं एनसीपी के, उनमें विलय हो जाएगा, परिवार एक साथ आएगा और ये वापस एक पार्टी बन जाएगी। और ये शायद पहल पीछे से बहुत समय से चल रही थी कि किसी न किसी तरीके से दोनों पार्टियों की जो अलग अलग गुट हो गए हैं एनसीपी के, वो साथ आ जाएं और एक साथ वापस एक पहले जो माहौल हुआ करता था कि ये एक पार्टी थी, शरद पवार उसके मुखिया थे और शरद पवार जी के नीचे अजीत पवार और सुप्रिया सुले कमान लेंगे। ये वापस ये कहानियां शुरू हो गई थी। और आई थिंक मुझे इसकी पहल, मैंने खुद ही सुप्रिया सुले से कितनी बार ये बात पूछी है कि कब होगा कब होगा कब होगा। पिछले 6 महीने से तो ये बात तूल पकड़ चुकी थी कि ये बस अब होने वाला है और ये होगा। और जब ये पार्टी एक साथ हो जाएगी तो शायद एनडीए के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि देखिए रिश्ते जो हैं शरद पवार और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। बीच में खटास जरूर आई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बारे में बचते हैं किसी भी अपशब्द को इस्तेमाल करने से। उस वक्त ये भी कहा जाता था कि खटास जो है वो दिखाने के लिए थी, कहीं ना कहीं ये रणनीति थी शरद पवार की और अजित पवार की। ऐसा भी कहा जाता था सियासी हलकों में कि पवार परिवार को, शरद पवार को समझ पाना और अजित पवार को समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। भोईते जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भोईते जी, अगर बात की जाए दोनों धड़ों के एक होने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, आप भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं कि अजित पवार के जाने के बाद अब क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, संयोग कैसा है कि उनका जो देहांत हुआ इस तरह के हादसे में, उससे पहले कुछ महीनों से जो कवायद एक शुरू हो गई थी, वो अपने चाचा के साथ वापस आने की कवायद कही जा सकती है। दोनों पार्टियां एक कई जगह तो सिंबल, घड़ियाल का जो सिंबल अभी आपने जिक्र किया कि उनके घड़ी से ही उनकी पहचान हो गई, उसी सिंबल तक शरद पवार के कैंडिडेट लड़े। यहां तक उन्होंने कर दिखाया था इस चुनाव में, जो हाल ही में मनपा के चुनाव हुए उसमें। अब भी उनकी कोशिशें जारी थी। अभी उनके मुंह से एक बिल्कुल बात है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने चाचा को लेकर कोई गलत बात कभी उनके जवाब पे आते दिखाई नहीं दी, जो अन्य नेताओं के बारे में देखा जाता है आमतौर पर। अब उनके न रहते हुए एनसीपी का क्या होगा, जाहिर सी बात है उनकी अपनी पार्टी जो है वो तो अब नेतृत्व विहीन हो चुकी है जी। प्रफुल्ल पटेल बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर है, सुनील तटकर है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पार्टी को जो फेस चाहिए होगा, जिसकी फेस वैल्यू आम लोगों के बीच में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंडिकेशन है, जो प्रक्रिया अजीत पवार जी के रहते हुए शुरू हो गई थी दो धड़ों के एक साथ आने की, उसको अगर गति मिलती है और आने वाले दिनों में कुछ अलग चित्र महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देता है, तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेघा, अगर बात की जाए नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री वही रहेंगे चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार हो। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी दिलचस्प बात थी कि डिप्टी सीएम जो है अजित पवार ही होते थे, चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार हो। एक ब्रीफ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो है वो हमेशा डिप्टी सीएम रहते थे। आखिर ऐसी सियासी क्या कुछ उसमें उनके पास खास बात थी? कौन सा हथियार था उनके पास? 3 दशक से ज़्यादा सक्रिय, मुझे लगता है 3.5 दशक तक सक्रिय रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, और लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना लंबा समय किसी भी शख्स ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बिताया है जितना अजीत पवार जी ने बिताया है। मुझे लगता है पृथ्वीराज चव्हाण के नीचे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे के नीचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, एकनाथ शिंदे के नीचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, और
देवेंद्र फडणवीस के साथ तो 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ही वो। तो इतने लंबे समय, और जब मैं पहले भी कह रही थी कि उनसे जब भी ये पूछा जाता था, इतनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल सीधा संवाद करना, बेबाकी से अपनी बात सामने रखना, और कोई भी चीज़ में कभी उन्हें हिचक नहीं होती थी। तो ये सवाल उनसे कई बार किया गया था मंच पे भी। जब वो स्पीच देते थे तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है एक बार एक एपिसोड हुआ था जब शरद पवार जी ने ये कहा था कि मैं राजनीति से रिटायर हो जाऊंगा, अगर आपको याद होगा उस पूरे एपिसोड का। और उस वक्त पूरी पार्टी सामने आ गई थी। उस वक्त ये पार्टी टूटी नहीं थी, पूरी पार्टी सामने आ गई थी ये कहकर कि नहीं, आप राजनीति नहीं छोड़ सकते हैं। और उस वक्त अजीत पवार शरद पवार जी ने ये कहा था कि मैं कमान अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ, उसमें अजीत पवार और सुप्रिया सुले ही आगे आएंगे। और उस वक्त बहुत अटकलें लगाई गई थी कि अरे अब क्या होगा, अब अगर शरद पवार, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, जो कि बाकायदे 2 दिन या 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली और फिर वापस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आकर बैठ गए अपनी पार्टी के। लेकिन उसके बाद जब अजीत पवार से, मुझे बहुत क्लियरली याद है कि अजीत पवार से ये बात पूछा गया था कि क्या आपका कभी दिल नहीं करता है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी जो मुख्यमंत्री का पद हो, उस कुर्सी पर आप जाकर विराजमान हो? तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मेरी ये इच्छा है और मेरा ये सपना है कि एक दिन मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं। और बिल्कुल बिना हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा था कि इसीलिए मैं राजनीति में हूं कि एक दिन मैं उस कुर्सी पर स्पष्टवादी थे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत स्पष्टवादी थे। और स्पष्टता के साथ साथ कई बार जो है वो कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो कि विरोधियों तो छोड़िए, उनको सहयोगियों तक को खटक जाती थी। और हाल के दिनों में भी ऐसे बयान देखने को मिले थे। इन सब के बीच गणेश, अगर बात की जाए अजीत पवार के और शरद पवार के रिश्तों की, हमने देखा कि चाचा भतीजे की एक और जोड़ी भी थी ठाकरे परिवार की, लेकिन वहां जब बिखराव हुआ तो बिल्कुल संबंध अलग हो गए थे। लेकिन अजीत पवार और शरद पवार के रिश्तों की बात की जाए, बतौर मेंटोर, बतौर संरक्षक और इसके बाद बतौर बागी भी अजीत पवार और शरद पवार के रिश्तों की बात की जाए तो कभी भी इतने तल्ख नहीं हुए कि सब कुछ खत्म हो जाए। गणेश, सवाल आपसे था। जी, सवाल था, यही सवाल मैंने अजीत पवार से अभी 15-20 दिन पहले पुणे में उनके इंटरव्यू के दौरान पूछा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो मेरे मेंटर हैं, थे और रहेंगे। और मैंने उस पर एक काउंटर सवाल पूछा था कि आपने एक सलाह उन्हें दी थी रिटायरमेंट की, क्या आप आगे भी इस तरह की सलाह शरद पवार जी को देंगे? उन्होंने ऑन एयर इंटरव्यू के दौरान कान पकड़ के माफी मांगते हुए कहा था कि आज के बाद में शरद पवार को उनको किसी तरह की कोई सलाह नहीं दूंगा, उनको जब तक राजनीति करनी है वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अभी भी जब उनका जन्मदिन था तो मैं वहां पर था, क्या आम क्या खास तमाम सारे बड़े लोग देश की राजनीति के उनसे मिलने आए थे। तो आज भी लोकप्रियता कम नहीं है, आज भी वो राजनीति कर सकते हैं। तो वो ये मान चुके थे कि जो पहले के बयान थे वो कहीं ना कहीं वो गलत थे, या उन्होंने अपने चाचा को इस तरह कम दिखाना सही नहीं था। और इस वजह से उन्होंने जब रिश्ते सुधर रहे थे तो अपनी पुरानी गलतियों को भी सुधारने की कोशिश हर प्लेटफॉर्म पे की, चाहे वो मीडिया हो या प्रचार सभाएं हो या कोई और रैलियां हो। तो ये अटकलें कई दिनों से थी कि आप पवार ये मेंटोर रहेंगे और दोनों पार्टियां एक होकर अजीत पवार राज्य में और केंद्र में सुप्रिया सुले रहेंगी। और इसकी हलचलें तेज हो गई थी। आपको बता दूं कि रोहित पवार भी अच्छी बातें करने लगे थे अजीत पवार को लेकर। पार्थ पवार का जो इतना बड़ा अभी एक खबर उनको लेकर आई थी, उस समय भी पूरा परिवार, मैं कह रहा हूँ पूरा परिवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, तमाम लोग पार्थ पवार के साथ खड़े रहे। अभी जय पवार की शादी हुई बहरीन में, तो वहां पर भी पूरा परिवार गया था। तो पारिवारिक नाते रिश्ते कभी टूटे नहीं। राजनीतिक रिश्तों में बिखराव जरूर आया, लेकिन हर बार अजीत पवार ने भी ये कोशिश की, शरद पवार ने भी ये कोशिश की कि ये परिवार एकजुट रहे। एक समय आया था जब एक साल के लिए परिवार दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक से बाद में दोनों ही और से लगा कि हम अलग नहीं रह सकते हैं, हमारे परिवार का ये बिखराव सही नहीं है। तो वो एकजुटता और वो प्यार वापस से दिखाई दिया इस पूरे परिवार में, और उसकी पहल कुछ लोगों ने की। शरद पवार ने भी अजीत पवार को अपने साथ वापस लिया, और जब ये दिख रहा था कि एक परिवार साथ हो जाएगा, लेकिन अब जो वैक्यूम बना है, देखिए वो उस वैक्यूम को भरना बहुत जरूरी है। अब शरद पवार की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि तमाम एमएलएज और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं पार्टी के, वो अजीत पवार को आधार देखते थे और
अगर वो चले गए हैं तो वो अब निराधार एक तरह से है। गणेश, यहीं पर मैं सवाल आपसे एक इसी में कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये रहेगा कि आगे उनके परिवार से कौन जो है आगे जुड़ सकता है, राजनीति में सक्रिय तौर पर आ सकता है? सुनेत्रा आ सकती हैं या उनके दोनों बेटों में से कोई एक हो सकता है? इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। चिराग पासवान ने यह कहा है कि इस हादसे की अगर जरूरत हो तो जांच भी कराई जानी चाहिए। आज निधन हुआ जिस तरह से क्या कहेंगे? आज सुबह जब ये समाचार आया पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अभी भी सही मैं मानूँ, सही अगर तरीके से बोलूँ तो अभी भी अनबिलीवेबल लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है। अजीत पवार जी ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति का वो एक बड़ा चेहरा रहे हैं। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हर कोई करता रहा है। ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं में से वो एक रहे हैं। हमेशा लोगों के बीच रहकर उनके लिए कार्य करने का काम उनके द्वारा किया गया। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं मानता हूँ कि एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ताकत प्रदान करें। चिराग जी, क्या ममता बनर्जी ने कई नेताओं ने मांग की कि हादसे की जांच होनी चाहिए? देखिए, फ़िलहाल तो अभी ये दुर्घटना है। डीजीसीए की तरफ से भी शायद ये बयान आया है, अगर मेरी जानकारी सही है, कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो ज़रूर जांच भी कराई जाएगी। राष्ट्रपति के भाषण को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से रोड मैप? तो चिराग पासवान ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। साथ ही साथ जो इस चार्टर प्लेन क्रैश हुआ है इसको लेकर के अगर जरूरत हो तो जांच कराई जाए, ये मांग भी की है। और दुखद खबर आई है, बारामती में यह हादसा हुआ। पहले विमान ऊपर चक्कर काटता रहा और तकनीकी खराबी की वजह से लैंड नहीं कर पाया और उसके बाद पहाड़ी से टकरा करके ये क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भयावह मंजर यहां पर देखा जा सकता है, किस तरह से यह हादसा हुआ है।